नमस्कार साथियों, तोरावटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी क्लास में पढ़ेंगे भारत की कृषि। जैसा कि आपने अपने स्क्रीन के ऊपर, बोर्ड स्क्रीन के ऊपर अपने टॉपिक का नाम देखा है, भारत की कृषि। तो सबसे पहले हम भारतीय कृषि के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। उसके बाद में हम भारतीय कृषि की कुछ अन्य विशेषता तथा कृषि की फसलों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखें भारत की कृषि की कुछ अन्य जो विशेषताएं हैं, इनको लेकर के भी एग्जामों में प्रश्न बनते हैं। किस प्रकार से प्रश्न आते हैं उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम भारतीय कृषि के बारे में, तो सबसे पहले हम जानें भारतीय कृषि है भारतीय कृषि। इस भारतीय कृषि का दो तरीके से उपयोग हम देखें। कुल भारतीय भूमि का कुल भारतीय भूमि का अर्थात जितना भारत का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है जो कृषि के अंतर्गत बोया जाता है। तो यहाँ हम ध्यान दें 51% भाग पर कृषि की जाती है। भारत के कुल भूभाग का 51% भाग है वो कृषि की जाती है, या 51% भाग पर कृषि होती है। तो भूमि के 51% भाग पर कृषि होती है। तो 51% भाग कृषि योग्य है या कृषि की जाती है। अगर इस संदर्भ में हम और भी देखें तो यहाँ कुछ और भी तथ्य निकल कर के आएंगे। उनमें हम देखें इस कुल भूक्षेत्र का उपयोग जो कृषि के लिए किया जाता है, हमारे रोजगार की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और आय की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ देखें भारत की जो कुल जनसंख्या है, तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 54% लगभग है, ये रोजगार प्राप्त करता है। 54% लगभग रोजगार के रूप में प्राप्त करता है। तो हम कह सकते हैं भारतीय कृषि रोजगार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत में जितना रोजगार है उसका सबसे बड़ा क्षेत्र हमारी भारतीय कृषि है, इसलिए कृषि पर निर्भरता है वो भारतीय रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत में अगर रोजगार बढ़ाना चाहते हैं तो हमें समय समय पर कृषि पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अधिकांश जो जनसंख्या का क्षेत्र है वो कृषि कार्यों में संलग्न होने के कारण भारतीय कृषि है उसको रोजगार का प्रमुख आधार माना जाता है। तो इसी दृष्टि से अगर आगे हम देखें तो हमारा तीसरा पॉइंट बनकर के आता है रोजगार अधिक है, 51% भूमि पर कृषि होती है। तो ये राष्ट्रीय आय में अपना कुल योगदान कितना देती है। यहाँ आकर के अगर हम स्थिति को देखें तो हमारी स्थिति कुछ कमज़ोर पाई जाती है। यहाँ हम केवल 14% लगभग, यहाँ लगभग शब्द भी आ सकता है, नहीं भी आए तो 14% आपको ध्यान रखना है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आय का या भारतीय राष्ट्रीय आय जीडीपी का, इस रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जीडीपी का कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय आय का 14% भाग भारत की कृषि से प्राप्त होता है। और रोजगार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो रोजगार की दृष्टि से 54% रोजगार कृषि देती है। साथ ही अगर देखा जाए तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से एक भारत बड़े देशों के साथ साथ कृषि में भी एक बड़ा योगदान रखने वाला है। भारत की कुल भूमि का लगभग 51% भाग है वो कृषि योग्य है या कृषि की जाती है। अगर इस तथ्य के रूप में देखें तो 3 तथ्य और निकल करके आते हैं। साथियों, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है विषय के संदर्भ में, तो यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान दे लें। सबसे बड़ा प्रथम भारत है। भारत में 51% भूमि पर कृषि होती है। उसके बाद यूएसए है। यूएसए की कुल भूमि का 20% है। और इसके बाद चीन है। चीन की कुल भूमि का 11% है। ये
कृषि योग्य क्षेत्र में आता है। यह कुल भूमि के 11% भाग पर चीन कृषि करता है। लेकिन यहाँ प्रश्न हमें और भी गहराई से ले जाता है और बार बार प्रश्न पूछा जाता है, कुछ कृषि फसलों में भारत से अग्रणी देश चीन को जाना जाता है। चावल के लिए देखें चीन का प्रथम स्थान आता है, गेहूं के लिए देखें चीन का प्रथम स्थान आता है, यहाँ तक कि वर्तमान समय में अगर चाय जैसी फसलों को भी देखें तो चीन भारत से कुछ आगे निकल चुका है। तो यहाँ हम देखें क्षेत्र कम है लेकिन उत्पादन अधिक है। तो इस प्रकार से कुल भूमि की 51% उपलब्धता कृषि के रूप में भारत में है। उसके बाद 20% जो उपलब्धता है वो यूएसए में पाई जाती है तथा चीन में केवल चीन की कुल भूमि का केवल 11% भाग ही है जिस पर कृषि की जाती है। तो इस रूप में भारत के कुछ कृषि को लेकर के विशेष तथ्यों के रूप में है। अगर आगे हम जाने तो इस जानकारी को और बढ़ाएं आगे तो यहाँ हम कुछ इस प्रकार से और भी पाते हैं। भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि, इस भारतीय कृषि को पहले राज्य सूची में शामिल किया जाता था। राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान में नहीं है और प्रश्न आ चुका है यहाँ से। पहले राज्य सूची का विषय था लेकिन यहाँ 2006 में एक संशोधन हुआ, संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के तहत इसको समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। समवर्ती सूची का विषय बना दिया। तो समवर्ती सूची वह सूची है जिस पर राज्य व केंद्र सरकार दोनों अपना कार्य कर सकती हैं। तो राज्य व केंद्र सरकार दोनों अपने निर्णय ले सकती हैं। राज्य सरकार निर्णय ले सकती है तथा केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है। केंद्र सरकार दोनों के पास निर्णय का अधिकार है। ऐसी स्थिति में अगर कोई विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होती है तो इस पोजीशन में केंद्र सरकार द्वारा लिया गया जो निर्णय है वो सर्वमान्य निर्णय होगा। तो यहाँ से हमारे सामने प्रश्न निकल करके आते हैं। भारतीय जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन 2006 में संविधान संशोधन द्वारा एक अमेंडमेंट आया। उस अमेंडमेंट के तहत इसको समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया और समवर्ती सूची में राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों अपने निर्णय लेती हैं। राज्य क्षेत्र में राज्य सरकार भी अपने निर्णय ले सकती है तथा कुछ निर्णय केंद्र सरकार द्वारा भी लिए गए हैं। अगर ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार अपना कुछ राज्यों के ऊपर होकर के निर्णय लिया जाता है तो केंद्र सरकार का निर्णय सर्वोपरि निर्णय माना जाता है। अगर आगे की स्थिति को हम देखें तो यहाँ हमारे सामने कुछ और भी तथ्य निकल करके आते हैं। उनमें देखें तो भारतीय कृषि के लिए कुछ विकास के कार्य हुए। भारतीय कृषि विकास, तो भारतीय कृषि विकास के संदर्भ में 2 संस्थाएं खोली गई। उसमें थी RRB और एक थी नाबार्ड। ये 2 संस्थाएं भारतीय कृषि विकास के लिए कार्य कर रही थी, वर्तमान में भी कर रही हैं। रीजनल रूरल बैंक के नाम से, रीजनल रूरल बैंक के नाम से कार्य करने वाली संस्था थी जो भारतीय कृषि विकास के लिए कार्य कर रही थी। नाबार्ड संस्था थी, ये भारतीय कृषि विकास के लिए कार्य कर रही थी। जैसा कि आप सब जानते हैं ये संस्था आज भी संचालित है नाबार्ड के नाम से और भारतीय कृषि के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो नाबार्ड संस्था एक बैंक के रूप में भारतीय कृषि को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाती है। जैसा कि आप जानते हैं नाबार्ड संस्था है जो दीर्घकालिक ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने का एक बैंक है जो कृषि के विकास हेतु वर्तमान में भी कार्यरत है। अगर आगे हम देखें तो यहाँ और विकास के संदर्भ में कुछ भारतीय कृषि के कुछ तथ्य हैं। यहाँ तक की जानकारी को एक बार नोट डाउन करें और फिर आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करते हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो हमने आर्थिक विकास के संदर्भ में देखा।
आरआरबी तथा नाबार्ड। तो नाबार्ड के रूप में वर्तमान में कार्यरत जो आर्थिक विकास के कार्य कर रही है और भारतीय कृषि के सुधार हेतु कार्य करता है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो स्वतंत्र भारत में प्रथम कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख को बनाया गया। ये भारत के प्रथम कृषि मंत्री थे। लेकिन अगर प्रश्न इसी रूप में अलग हो तो यहाँ भारत की अंतरिम सरकार में कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो दोनों ही प्रश्न कुछ अलग प्रकार के हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख बनाए गए। अंतरिम सरकार में कृषि मंत्री के रूप में प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके बाद में इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। तो प्रथम स्वतंत्र भारत के कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। इसके बाद में अगर हम और चर्चा करें इसके संदर्भ में तो वर्तमान में भारत में कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। और ये कृषि जलवायु प्रदेश हैं, ये पूरे संपूर्ण भारत के लिए 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। संपूर्ण भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अब यहाँ ध्यान दें, 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट तथ्य के रूप में है 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। इन 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में भारत की कृषि को लेकर के अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस राज्य का नाम भी प्रश्न पूछा जा सकता है। किस राज्य में सर्वाधिक कृषि जलवायु प्रदेश आते हैं? तो वह राज्य भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक कृषि जलवायु प्रदेश हैं। कृषि जलवायु प्रदेश हैं और इनकी जो संख्या है ये 9 है। अकेले उत्तर प्रदेश राज्य में 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। भारत में कुल कितने हैं? 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। उनमें से अकेले एक ही राज्य में 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। शेष कृषि जलवायु प्रदेशों का संबंध अन्य संपूर्ण भारत के अन्य राज्यों के साथ पाया जाता है। तो इस प्रकार से भी हमारे कृषि को लेकर के कृषि पर बनने वाले संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ अब अगर हम अन्य तथ्यों की बात करें तो यहाँ कृषि किस प्रकार का व्यवसाय है? कृषि है वो प्राथमिक व्यवसाय है। प्राथमिक व्यवसाय है। प्राथमिक व्यवसाय में आता है। लेकिन कृषि के साथ साथ कृषि व पशुपालन दोनों को संयुक्त व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। कृषि व पशुपालन संयुक्त व्यवसाय माने जाते हैं। संयुक्त व्यवसाय माने जाते हैं। अब यहाँ ध्यान दें, ये तथ्य क्यों लिखवाया गया है? यहाँ से प्रश्न बनकर के आया था। विगत जो कॉलेज लेक्चर एग्ज़ाम थी उसमें प्रश्न पूछा गया था। अभी हमने देखा कि भारत की कुल आबादी का लगभग 54% योगदान है वो रोजगार के रूप में कृषि देती है। लेकिन वहाँ प्रश्न था कृषि व पशुपालन भारत में कुल कितना रोजगार प्रदान करता है, और उसमें आंसर माना गया था 58%। अर्थात कृषि व पशुपालन प्राथमिक व्यवसाय में संयुक्त व्यवसाय माने जाते हैं।
कृषि से जुड़ा हुआ पशुपालन है और पशुपालन से जुड़ी हुई कृषि है। तो कृषि व पशुपालन के रूप में भारत में 58% रोजगार प्राप्त होता है और इस 58% रोजगार का भारत में प्राथमिक व्यवसाय के रूप में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। प्राथमिक व्यवसाय में अन्य रोजगार भी आते हैं और उन अन्य रोजगारों में कृषि और पशुपालन सबसे बड़ा रोजगार माना जाता है। जैसे कि अगर हम देखें प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, तो प्राथमिक व्यवसाय में पहला व्यवसाय आता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन या मत्स्यन, आखेट, वन संग्रहण, खनन। ये इस प्रकार के संपूर्ण जो व्यवसाय हैं ये प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण हैं। ये प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं और इनमें जो सबसे बड़ा व्यवसाय है वो कृषि व पशुपालन सबसे बड़ा व्यवसाय माना जाता है। सर्वाधिक रोजगार देता है, सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो भारत के इस व्यवसाय को, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि और पशुपालन को भारत का सबसे बड़ा रोजगार वाला स्रोत माना जाता है। तो यहाँ हमारी कृषि भारत का सबसे बड़ा रोजगार देती है, लेकिन आमदनी या आय की दृष्टि से इसका केवल 14% योगदान ही पाया जाता है। इसलिए आय कम लेकिन रोजगार अधिक पाया जाता है। तो इसमें कुछ समस्याएं भी पाई जाती हैं, वो भारतीय कृषि के साथ में समस्याएं देखेंगे। तो अन्य जो तथ्य हैं उनके साथ में ये जो सभी प्रकार की परिस्थितियाँ हैं जो अलग से प्रश्न बना करके निकालती हैं कि भारत की सबसे बड़ी रोजगार स्रोत या रोजगार का सबसे बड़ा आधार कृषि है, लेकिन आय का स्रोत कम है, इसका कारण क्या माना जाता है? तो इसको हम मानसून आधारित मानते हैं। मानसून का प्रभाव अगर भारतीय कृषि पर अच्छा रहता है तो पैदावार अच्छी होती है, लेकिन अगर मानसून कमज़ोर रहता है तो भारतीय कृषि पिछड़ जाती है या उत्पादन कम दे पाती है और आय घट जाती है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। तो अन्य तथ्यों में निकल करके आती है भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून का जुआ वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय कृषि है वो मानसून का जुआ कहलाती है। मानसून का जुआ कहलाती है। क्यों कहलाती है? मानसून आधारित कृषि होती है, मानसून की अच्छी आवक है वो पैदावार को बढ़ाती है, तथा मानसून का विलम्ब है, मानसून में देरी है, मानसून का कमज़ोर पड़ना है भारतीय कृषि के उत्पादन को कमज़ोर करता है। इस प्रकार से हमारी भारतीय कृषि की जो सामान्य जानकारियाँ थी ये होती हैं पूरी। आगे हम भारतीय कृषि के अन्य तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हम अन्य तथ्यों के साथ देखें तो भारत में संस्था बनाई गई इम्पीरियल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च। इम्पीरियल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च, इस संस्था की जो स्थापना थी वो 1905 में की गई थी। अंततः इस संस्था को 16 जुलाई 1929 में नाम रख दिया गया ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका नाम रख दिया गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है ICAR, दोनों ही स्थितियों को ध्यान रखें। 1929 में इसकी नामांकन था
वो इम्पीरियल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च से ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कर दिया गया। इस समय इसको खोला गया था पूसा बिहार में, पूसा बिहार। इस समय इसको खोला गया था पूसा बिहार, पूसा बिहार में खोला गया था। लेकिन 1935 में, यहाँ ध्यान दें इम्पोर्टेंट तथ्य है कब लाया गया, लेकिन 1935 में बिहार में आए भूकंप, बिहार में आए भूकंप के कारण, भूकंप के कारण यह संस्था नई दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई, नई दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ये ध्यान रखेंगे, पहले खोली गई थी पूसा बिहार, इसके बाद में इसको कर दिया गया स्थानांतरित। तो सबसे पहले ICAR खोला गया बिहार में पूसा नामक स्थान पर। 1935 में जो बिहार का भूकंप था, उस बिहार के भूकंप में जिस बिल्डिंग में पूसा बिल्डिंग के नाम से जहां ये मुख्यालय खोला गया था, बिल्डिंग जर्जर हो जाती है, टूट जाती है, वहाँ से इसको स्थानांतरित करके नई दिल्ली में रख दिया गया। और नई दिल्ली में वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है उसका नाम भी क्या है, पूसा बिल्डिंग, पूसा भवन। तो वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय पूसा भवन नई दिल्ली, पूसा रोड, नई दिल्ली पर स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है वो पूसा रोड, नई दिल्ली है। वर्तमान में मुख्यालय, वर्तमान में हेडक्वार्टर HQ हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, नई दिल्ली है। तो वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। तो वर्तमान में ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली है। इसको स्थानांतरित किया गया बिहार के भूकंप के बाद, और वर्तमान में ये भारतीय कृषि के लिए कार्य कर रही है। अब अगर इस स्थान पर देखा जाए तो पूसा बिहार वाले स्थान पर वर्तमान में एक कृषि विश्वविद्यालय चलता है। इस स्थान पर, प्राचीन स्थान पर वर्तमान में, यानी पूसा बिहार में वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय खोला गया, कृषि विश्वविद्यालय खोला गया, कृषि विश्वविद्यालय खोल दिया गया। इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम है वो रखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय बिहार। प्यारे साथियों, यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन संस्थाओं को देकर के भी पूछ लिया जाता है कौन से स्थान पर संस्था का मुख्यालय है, कौन से स्थान पर खोली गई है, वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय कौन सी है, जो किस राज्य में है। ऐसी जीबी पंत विश्वविद्यालय के लिए प्रश्न आता है, जीबी पंत विश्वविद्यालय भारतीय किस राज्य में है। तो उसी प्रकार से एक प्रश्न है कि वर्तमान में जहाँ पहले पूसा कृषि विश्वविद्यालय के रूप में या ICAR के रूप में स्थापित था, जहां वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय खोला गया, इसका नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय है। वर्तमान में ये एक कृषि विश्वविद्यालय के रूप में कार्य कर रही है। इसी बिल्डिंग में इसको कृषि विश्वविद्यालय बना दिया गया है। अब वर्तमान में अगर हम देखें तो भारतीय कृषि के लिए जो अन्य संस्थाएं काम कर रही हैं, उन अन्य संस्थाओं में एक संस्था जिसको हम जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय कहते हैं। तो ये जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय है, इस पर भी प्रश्न आ चुका है।
जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय ये उत्तराखंड राज्य के पंतनगर जिले में है। उत्तराखंड राज्य और पंतनगर जिला या पंतनगर में है, तो पंतनगर में है। इस जीबी पंत विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत कहा जाता है। शायद ये भी जान पाए होंगे आप। इसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हम MS स्वामीनाथन जी को मान लेते हैं। लेकिन प्रश्न कुछ अलग तरीके से आ जाता है, किस कृषि विश्वविद्यालय को भारतीय हरित क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है, तो जीबी पंत विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसका नाम जीबी पंत विश्वविद्यालय क्यों रखा गया, ये भी ध्यान दें। इस समय वर्तमान में ये उत्तराखंड राज्य के पंतनगर में है, लेकिन इससे पहले ये उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ करता था और उत्तर प्रदेश के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो जीबी पंत थे, गोपाल कृष्ण पंत। उनके नाम पर इसका नाम जीबी पंत विश्वविद्यालय रख दिया गया है। लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड 2000 में जब अलग राज्य या स्वतंत्र राज्य के रूप में बना, तो वर्तमान में ये विश्वविद्यालय है, ये उत्तराखंड राज्य में आती है। तो वर्तमान में ये जीबी पंत विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में पंतनगर उत्तराखंड राज्य का विश्वविद्यालय है। यही हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय है, ये पूसा बिहार में स्थानांतरित है या बिहार में है, जहाँ पहले ICR था उसी स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय खोल दिया गया है। तो दो हमारे कृषि विश्वविद्यालय भी आ चुके हैं, दोनों पर प्रश्न बन चुके हैं। कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कृषि विश्वविद्यालय जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में है। इसी को जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। ये थी भारतीय कृषि के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में, जो कृषि की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही, कृषि की फसल शुरू होने से पहले ही, कृषि की ऋतुएं शुरू होने से पहले ही प्रश्न बना करके हमारी कृषि के बनने वाले प्रश्नों में हमारा गलत करवा देता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक के जो तथ्य हैं वो समझ में आए होंगे। आगे हम चर्चा करते हैं भारतीय कृषि के संदर्भ में, तो यहाँ तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, बढ़ते हैं आगे की ओर। साथियों, हम आगे भारत में जो जलवायु के अनुसार कृषि की जो पद्धति पाई जाती है, कृषि के अनुसार जो जलवायु की अवस्थाएं पाई जाती हैं, या भारत में जलवायु के अनुसार जो कृषि व्यवस्था पाई जाती है, उसको हम 3 भागों में बांट करके देखते हैं। कौन कौन सी ऋतुओं में किस किस प्रकार की जलवायु उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम इस चार्ट के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करेंगे। भारत में कृषि जलवायु, कृषि जलवायु, तो कृषि जलवायु में 3 प्रकार की कृषि फसलें हैं और 3 प्रकार की ऋतुएं हैं, इसके अंतर्गत विभाजित किया गया है। नंबर 1, सबसे पहले वर्षा ऋतु में देखिए, हम जलवायु पढ़ रहे हैं तो जलवायु के अंतर्गत क्या आता है, जलवायु के अंतर्गत ऋतुएं, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, ये तत्व शामिल होते हैं। तो जलवायु एक दीर्घकालिक ऋतु अवस्था होती है। तो वह अवस्था जो वर्षा ऋतु के रूप में है, वह अवस्था जो शीत ऋतु के रूप में है, वह अवस्था जो ग्रीष्म ऋतु के रूप में है। इस प्रकार से 3 ऋतुएं कृषि के अनुसार पाई जाती हैं। हम जलवायुगत ऋतुओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कृषि जलवायु ऋतुओं की बात। तो कृषि जलवायु के अनुसार 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। एक को कहा जाता है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु को कहा जाता है मानसूनी फसलें या मानसूनी ऋतु। इन सभी फसलों को कहा जाता है मानसूनी फसलें और इस ऋतु को कहा जाता है मानसून ऋतु। तो वर्षा ऋतु मानसून ऋतु के रूप में जानी जाती है। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ बोई जाने वाली जो फसलें हैं उनमें समय के साथ जिस प्रकार से संबंध पाया जाता है, कौन से समय में किस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो हम देखिए, इस समय ऋतु का जो समय होता है वो कौन सा होता है, हमने विगत क्लास में पढ़ा है। जस्ट इससे पहले
हमने जलवायु पॉइंट को पूरा किया है। तो जलवायु के साथ आप अगर आपका ध्यान जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से आप याद रख पाएंगे कि वर्षा की शुरुआत भारत में कब होती है। जून महीने की 1 तारीख से वर्षा प्रारंभ होती है, या 1 जून से भारत में मानसून सक्रिय होता है। सबसे पहले मानसून की सक्रियता हमें केरल राज्य में सबसे पहले देखने को मिलती है, या मालाबार तट पर सबसे पहले देखने को मिलती है। तो जून से ये ऋतु प्रारंभ हो जाती है। जून जुलाई से प्रारंभ होती है, तथा इसकी जो अवस्था है वो जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक चलती है। सितंबर अक्टूबर तक चलती है। यहाँ आकर के मानसून की निष्क्रियता हो जाती है। फिर वापस ध्यान दें, एक बार हमने देखा था लौटता मानसून कौन से महीने में आता है, सितंबर महीने में। और ज्यों-ज्यों सितंबर महीना समाप्त होता है हमारी फसलें पक कर के तैयार हो जाती हैं, और सितंबर के अंतिम वीक में जाकर के हमारी फसलों की लगभग कटाई हो चुकी होती है। लेकिन यह ध्यान दें साथियों, यहाँ जून और सितंबर, जुलाई और अक्टूबर, इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों की, जून महीने में बोई जाने वाली फसलों को कहा जाता है अगेती फसलें, तथा जुलाई में बोई जाने वाली फसलों को कहा जाता है पछेती फसलें। तो अगेती फसलों को, यानी समय से पहले बोई जाने वाली फसलें पहले पक करके तैयार हो जाती हैं, तथा बाद में जो बोई जाने वाली फसलें कुछ विलंब के साथ पक करके तैयार होती हैं। तो जून जुलाई में बोने जाने की क्रिया होती है, सितंबर अक्टूबर में पकने की क्रिया होती है। तो इस ऋतु का समय जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर के मध्य होता है। किसी भी ऋतु में प्रारंभिक महीने अगेती फसलों के लिए आते हैं, इसलिए ज्वाइंट महीनों के रूप में देखते हैं। हम कभी भी जून से लेकर के सितंबर तक नहीं देखते, कभी जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक नहीं देखते, संयुक्त महीने देखते हैं। तो ये अगेती और पछेती फसलों के लिए जाते हैं। इस समय बोई जाने वाली जो फसलें होती हैं, इन फसलों की अगर चर्चा करें हम, तो इन फसलों में सभी फसलें जो इस महीने के अंतर्गत बोई जाती हैं, इनको कहा जाता है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें, और इन्हीं खरीफ की फसलों का दूसरा नाम है, इनको कहा जाता है स्यालू फसलें। खरीफ की फसल को ही स्यालू फसल भी कहा जाता है। खरीफ की फसलों के अंतर्गत बोई जाने वाली फसलों में अगर हम क्रम से देखें तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें खाद्यान्न फसल की, तो खाद्यान्न फसल के अंतर्गत कौन कौन सी बोई जाती हैं। तो खाद्यान्न फसल के अंतर्गत प्रधान फसल है वो चावल फसल है। चावल फसल बोई जाती है। चावल के अतिरिक्त बाजरा फसल बोई जाती है। बाजरे के अतिरिक्त यहाँ मक्का फसल बोई जाती है। मक्का फसल के अलावा ज्वार फसल बोई जाती है। ये हमारी खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत बोई जाने वाली प्रधान फसलें हैं। अगर इनके अलावा हम देखें तो यहाँ हम दलहनी फसल देखें, दलहनी फसलें, तो दलहनी फसलों के अंतर्गत यहाँ जो फसलें बोई जाती हैं उनमें मूंग, मोठ, चौला, उड़द प्रमुख रूप से बोई जाने वाली फसलें हैं। तो ये दलहनी फसलों के अंतर्गत है। लेकिन इसी समय हम तिलहनी फसल भी बोते हैं। तो तिलहनी फसलों में, या फिर साथ ही हम देखें तिलहनी फसल या व्यापारिक फसल, तिलहनी फसल या व्यापारिक फसल, तो इन तिलहनी और व्यापारिक फसलों को अगर हम साथ देखें तो यहाँ मुख्य रूप से तिलहनी फसलों में जो बोई जाने वाली है वो है मूंगफली। भारत की सर्वाधिक बोई जाने वाली तिलहनी फसल भी मूंगफली है। किस ऋतु में बोई जाती है? वर्षा ऋतु में बोई जाती है। कौन सी फसल के अंतर्गत आती है? खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। तथा मूंगफली को किस प्रकार की फसल माना जाता है? तिलहनी फसल व व्यापारिक फसल माना जाता है। तो इस प्रकार से मूंगफली के अलावा अगर हम तिलहनी फसलों की बात करें तो तिल है, इसमें बोया जाता है। अरंडी है, इस समय बोया जाने वाला तिलहनी फसल है। तो इस प्रकार से यहाँ बोई जाने वाली प्रमुख फसलों में सोयाबीन भी इसी में बोया जाता है। सोयाबीन, सूरजमुखी,
इसी समय बोई जाने वाली तिलहनी फसलें हैं। तो इस समय बोई जाने वाली तिलहनी और व्यापारिक फसलों के अंतर्गत हम कुछ और फसलों की बात करें तो व्यापारिक फसलों के अंतर्गत यहाँ बोई जाने वाली फसलों में कपास, गन्ना, तंबाकू, अन्य फसलें आती हैं। तो यहाँ ध्यान दें, ये फसल प्रारूप है, ये भारत का सबसे बड़ा फसल प्रारूप माना जाता है। इसी के अंतर्गत भारत की अधिकांश फसलें बोई जाती हैं और यही कारण है कि भारतीय कृषि वर्षा ऋतु में आने वाली जो मानसूनी पवनें हैं इन्हीं पर आधारित है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून आधारित फसलें हैं और यही कारण है कि भारतीय कृषि है वो मानसून का जुआ कहलाती है। सर्वाधिक फसलें बोई जाती हैं, सर्वाधिक क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है, इसलिए भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है। भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है। मानसून का जुआ कहलाती है। मानसून का जुआ कहलाती है। तो ये ध्यान दें, प्रधान फसलें सर्वाधिक इसी क्षेत्र में होने के कारण इसको मानसून का जुआ कहा जाता है। अब अगर हम आगे दूसरी फसल की बात करें तो शीत ऋतु की फसल है और शीत ऋतु में बोई जाने वाली जो फसलें हैं इस समय इनका जो समय होता है वो होता है इन खरीफ की फसलों का समाप्ति तथा शीत ऋतु की फसलों की बुआई का समय होता है। तो जब ये अक्टूबर माह में समाप्त होती हैं तो यहाँ इसको अक्टूबर माह में बो दिया जाता है, सितंबर अक्टूबर में इनको बो दिया जाता है, या इनका जो प्रारंभिक माह माने वो अक्टूबर से प्रारंभ होकर अक्टूबर नवंबर में इनको बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर से, और फिर काटा जाता है मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। लेकिन ध्यान दें, जब इनको लेट बोया जाता है तो इससे विलंब से भी काटा जाता है। तो कई बार हमारे पास में ऑप्शन में मार्च अप्रैल न देकर के ऑप्शन में ही मार्च अप्रैल नहीं होता है तो हमारा महीना आएगा अप्रैल मई माह में इनको काट लिया जाता है। लेकिन इनका जो वास्तविक समय है वो मार्च अप्रैल तक ही होता है। अप्रैल में आकर के हवाएं तेज चलना शुरू कर देती हैं और ये जो फसलें इस समय बोई हुई होती हैं इनमें पानी की कमी आ जाती है और पानी की कमी के साथ ये सूखना प्रारंभ कर देती हैं या पक करके तैयार हो जाती हैं। तो इस समय इनको काट लिया जाता है। तो प्रारंभिक माह है अर्थात बोने का समय और अंतिम माह है काटने का समय होता है। इस समय बोई जाने वाली जो फसलें हैं इनको कहा जाता है रबी की फसलें। रबी की फसलें, रबी की फसलों को कहा जाता है उनालू फसलें। उनालू फसलें, यहाँ हमने देखा था इनको स्यालू फसल कहा जाता है, इनको उनालू फसल कहा जाता है। इस समय बोई जाने वाली जो फसल प्रारूप है इसके अंतर्गत अगर हम चर्चा करें तो यहाँ बोई जाने वाली फसलों में सबसे पहले अगर खाद्यान्न की चर्चा करें तो खाद्यान्न में प्रधान खाद्यान्न के रूप में चावल के बाद जो दूसरा होता है वो गेहूँ होता है। तो गेहूँ के रूप में दूसरी फसल बोई जाती है। तो गेहूँ यहाँ अन्य फसल के रूप में एक प्रधान खाद्यान्न फसल है भारत का दूसरा। तो गेहूं है, इसी के साथ यहाँ बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल में जो है खाद्यान्न फसलों में बोई जाती है। अगर हम यहाँ दलहनी फसलों की बात करें तो दलहनी फसलों में यहाँ बोई जाती हैं चना, मसूर, और मटर, ये दलहनी फसलें बोई जाती हैं। और इस समय यहाँ बोई जाने वाली जो तिलहनी फसल है तो तिलहनी फसलों के अंतर्गत तिलहनी या व्यापारिक फसल, तो तिलहनी और व्यापारिक फसल के अंतर्गत प्रधान फसल अगर हम लें तो सरसों और राई के रूप में बोई जाती है। सरसों व राई के रूप में बोई जाती है। तो प्रधान फसलों के रूप में इस समय रबी की ऋतु में बोई जाने वाली फसलें खाद्यान्न फसलों में गेहूं, जौ, दलहनी फसलों के रूप में चना, मसूर, मटर तथा तिलहनी व व्यापारिक फसलों के रूप में सरसों व राई बोई जाती है।
यहाँ अगर हम देखें तो इस समय बोई जाने वाली फसलों में सिंचाई की आवश्यकता होती है, और सिंचाई की आवश्यकता जहाँ या तो सतही जल पाया जाता है, अर्थात सतही जल के रूप में नहरी प्रणाली विकसित होगी, तो नहरी प्रणाली के द्वारा कृषि पर उत्पादन की क्रिया होती है, या फिर भूमिगत जल के रूप में ट्यूबवेल या कुओं के द्वारा सिंचाई की सुविधा जहाँ उपलब्ध होती है, वहाँ इस समय शीत ऋतु में रबी की फसल बोई जाती है। लेकिन उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली यहाँ जो वर्षा है ये इस फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो रबी की फसल के लिए शीत ऋतु में मावठ की वर्षा होती है। तो मावठ की वर्षा उत्तर भारत में शीत ऋतु में रबी की फसल में जो मावठ की वर्षा होती है, इसको रबी की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक माना जाता है। तो साथ साथ ये सिंचाई की क्रिया के दौरान होती है, लेकिन सिंचाई के साथ अगर मावठ की वर्षा हो जाती है तो इसको सर्वाधिक लाभ होता है, इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदें कहलाती हैं। सुनहरी बूंदें किसे कहा जाता है? मावठ की वर्षा को सुनहरी बूंदें कहा जाता है। नेक्स्ट चर्चा करें हम ग्रीष्म ऋतु की। तो सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु का समय देखें। तो इस ग्रीष्म ऋतु का जो समय है, इस ग्रीष्म ऋतु के समय का अंतिम जो प्रारंभिक समय, रबी का अंतिम समय और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभिक समय होता है, वो होता है अप्रैल से प्रारंभ होता है, और अंतिम रूप से अगर हम देखें तो इसके प्रारंभिक महीनों तक होता है। तो क्योंकि दोनों के इसके अंतिम समय में और मानसून की सक्रियता से पहले का जो मध्य समय निकलता है वो संपूर्ण समय ग्रीष्म ऋतु का समय होता है। इसी ऋतु को निश्चित अवधि के साथ प्रारंभ होने वाली ऋतु नहीं माना जाता है, इसका समय निश्चित नहीं होता है। मानसून विलंब है, ग्रीष्म ऋतु का समय और अधिक हो जाता है। मानसून की सक्रियता भारत में समय से कुछ पहले होती है, ग्रीष्म ऋतु उतनी ही जल्दी समाप्त हो जाती है। तो इस पर बनने वाला प्रश्न है, वह भारतीय कृषि ऋतु जो अस्थिर होती है मानी जाती है, या निम्न में से कौन सी है? तो वो होती है ग्रीष्म ऋतु, जो कि अस्थिर ऋतु होती है। अस्थिर का तात्पर्य ये नहीं है कि गर्मियाँ नहीं होती हैं, लेकिन समय अस्थिर होता है। कभी ये 4 महीने का होता है, कभी 3.5 महीने का होता है, तो कभी कभी इसका समय 5 से 6 महीने तक भी चला जाता है, क्योंकि मानसून की निष्क्रियता यहाँ हमें मानसून के विलंब के साथ देखने को मिलती है, तो ग्रीष्म ऋतु का समय और अधिक बढ़ जाता है। तो इसका समय होता है, वो होता है अप्रैल मई से लेकर जून व जुलाई। लेकिन याद रखें, जून व जुलाई के संबंध मानसून के विलंब के साथ बनती है। मानसून के विलंब से ये ऋतु आगे चली जाती है, अन्यथा 3 से 4 महीने के बीच ये ऋतु जो ही मार्च के महीने के बाद, जब शीत ऋतु के बाद समाप्ति का समय होता है, तो मार्च के बाद अप्रैल महीने से लेकर ये जून के प्रारंभ तक होती है। जून से लेकर के ये ऋतु समाप्त हो जाती है, लेकिन जब मानसून का विलंब होता है तो ये ऋतु जुलाई तक चली जाती है। क्योंकि हम देखते हैं, हमने अगर जलवायु को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप जान पाएंगे संपूर्ण भारत में मानसून की जो सक्रियता है वो जुलाई तक आकर के प्रारंभ होती है। 1 जून को भारत में मानसून प्रारंभ होता है, लेकिन याद रहे पूरे भारत में मानसूनी वर्षा प्रारंभ होते होते 29 दिन का समय लेती है। तब तक कौन सा महीना प्रारंभ होने की स्थिति आ जाती है? जुलाई तक की स्थिति होती है। तब तक ऋतु कौन सी बनती है? ग्रीष्म ऋतु बनती है। तो यहाँ इसको अस्थिर ऋतु भी कहा जाता है या अस्थायी ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि ये समय के साथ परिवर्तन करती रहती है। जब मानसून की सक्रियता जल्दी होती है, इसका समय कम होता है। मानसून विलंब से आता है तो इसका समय बढ़ जाता है। यही कारण मानसूनी जो स्थिति है, इसी कारण से भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। इसमें आने वाली जो कृषि फसलें हैं उनको अगर हम देखें तो यहाँ इनमें जो फसलें आती हैं, इन फसलों में हम देखते हैं तो एक तो आती हैं फल और सब्जियाँ, फल सब्जियाँ आती हैं।
और साथ ही आती हैं चारा फसलें। चारा फसलें आती हैं, ये इसके अंतर्गत बोई जाती हैं। ये सभी फसलें कहलाती हैं कैश क्रॉप, नकदी फसलें या व्यापारिक फसलें। इनको कहा जाता है कैश क्रॉप, नकदी फसलें। नकदी फसलें, तो ये नकदी फसलों के रूप में बोई जाती है। अगर हम फल सब्जियों की बात करें तो यहाँ सब्जियों में बेलदार जो सब्जियाँ होती हैं ये सर्वाधिक बोई जाती हैं। ककड़ी होती है, तुरई होती है, लौकी होती है, या खरबूजा और तरबूज होता है। इस प्रकार की जो फसलें होती हैं, करेला होता है, इस प्रकार की फसलें इस ऋतु में बोई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम फलों की बात करें तो जो बेल पर लगने वाले फल हैं, जैसे अभी हमने तरबूजा और खरबूज की बात की, तो इस प्रकार की जो फल व सब्जियों की पैदावार है वो ग्रीष्म ऋतु की फसलों के अंतर्गत की जाती है। ये सभी फसलें नकदी फसलें होती हैं। लेकिन याद रखिए यहाँ चारा फसलों के अंतर्गत हमने जो पहले देखा है ज्वार, यहाँ ज्वार के रूप में जो बोई जाने वाली फसल थी वो ज्वार के रूप में बोई जाने वाली फसल वर्षा ऋतु के अंतर्गत बोई जाती है। मक्का ज्वार के रूप में देखी, ज्वार की फसल यहाँ चारा फसल के रूप में भी बोई जाती है। हरा चारा जो है वो हरे चारे के रूप में, चारा फसलों में हरे चारे के रूप में बोई जाती है, क्योंकि भारत में कृषि के साथ साथ पशुपालन की क्रिया भी की जाती है। तो कृषि व पशुपालन की क्रिया है वो साथ साथ होने के कारण यहाँ हरा चारा की फसलें बोई जाती हैं या चारेदार फसलें बोई जाती हैं। तो इनको कहा जाता है कैश क्रॉप या नकदी फसलें। आज की क्लास के साथ में हम इतना ही देख पाएंगे। आगे की क्लास को हम नेक्स्ट टर्म में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस क्लास को एक बार गहराई से पढ़ें, बनने वाले सभी प्रश्नों को निकालें, इसके साथ ही नोट्स भी बनाते जाएं। और क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो आप अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।